तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस अहम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम सिर्फ किसी एक घटना की बात नहीं करेंगे। हम दिल्ली की उस एक बेहद खौफनाक रात से लेकर उन बड़ी सिस्टमिक खामियों की कड़ियां जोड़ने वाले हैं जिनकी वजह से ऐसे अपराधों को पनपने का खुला मौका मिलता है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम किसी भी अपराध को बस एक अलग छिटपुट घटना मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम डेटा और जमीनी हकीकत को एक साथ रखकर देखें ना, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे शहरों का जर्जर बुनियादी ढांचा और बढ़ते अपराध, ये दोनों एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। अब जरा एक पल के लिए इस बात पे गौर कीजिए। हम और आप, हम सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? और वो भी इस भरोसे के साथ कि ये हमें सुरक्षित घर पहुंचाएगा। लेकिन क्या हो जब रात के वक्त यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी के अपहरण का अड्डा बन जाए? ये सवाल सिर्फ सुरक्षा में हुई किसी एक चूक का नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हमारी और आपकी हिफाजत का दावा करता है। और सच कहूं तो हाल ही में हुई एक घटना ने इस डर को बिल्कुल सच साबित कर दिया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 11 मई की उस भयानक रात की। अगर हम उस रात की टाइमलाइन को देखें तो कहानी कुछ यूं है। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक एक महिला काम से लौटकर सरस्वती विहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी। वो अक्सर इसी रास्ते से आती जाती थी। तभी वहां एक ऑरेंज रंग की स्लीपर बस आके रुकती है। महिला बस के पास जाती है सिर्फ टाइम पूछने के लिए, और तभी बस के दरवाजे पर खड़ा एक आदमी उसे जबरन चलती बस के अंदर खींच लेता है। इसके बाद वो बस नांगलोई की तरफ करीब 7 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान चलती बस में महिला के साथ ये खौफनाक वारदात हुई। आखिरकार सुबह 4:45 बजे नांगलोई पुलिस को एक डिस्ट्रेस कॉल आती है। मतलब कुछ ही पलों के अंदर एक रूटीन सफर एक जिंदगी भर के बुरे सपने में बदल गया। अगर हम इस मामले की थोड़ी और बारीकियों में जाएं तो पता चलता है कि पीड़िता मंगोलपुरी में रहने वाली एक 30 साल की फैक्ट्री वर्कर है। वो शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। ये बात अपने आप में दिखाती है कि रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को, खासकर महिलाओं को, हर दिन कितने बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ उस बस को देखिए। बस का रजिस्ट्रेशन बिहार का था और उसकी खिड़कियों पर भारी भरकम पर्दे लगे हुए थे। अब ये पर्दे कोई इत्तेफाक नहीं थे। ये इस बात की गारंटी थे कि बाहर से कोई भी इंसान अंदर की कोई हरकत न देख सके। ये एक ऐसा माहौल है जो अपराधियों को छिपने की पूरी सहूलियत देता है। खैर, घटना के बाद पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया। मेडिकल जांच की गई और नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के तहत फौरन FIR दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने बस के ड्राइवर उमेश और उसके हेल्पर रमेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने क्या किया? उन्होंने सड़कों पर लगे CCTV फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की और उस बस के पूरे रूट को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया। बस के ओनरशिप और रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भी निकाली गईं। जांच अभी भी चल रही है, लेकिन तकनीक और नए कानूनों का यहां तेजी से इस्तेमाल किया गया। जाहिर है, जैसे ही ये खबर बाहर आई, हंगामा मचना ही था। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कड़े बयान दिए और सीधा कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। यहां तक कि इस घटना की तुलना 2012 के उस खौफनाक निर्भया कांड से कर दी गई। और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि वहां भी दिल्ली की सड़क पर एक चलती बस ही थी। लोगों ने रात के समय इन प्राइवेट बसों की चेकिंग और CCTV सर्वेलेंस के गैप्स पर तीखे सवाल पूछे। और सच कहूं तो ये कोई आम राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। ये उस खौफ और गुस्से की आवाज है जो ऐसे हादसों के बाद बार बार हमारे समाज में गूंजती है। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं। हम बात करते हैं मंगोलपुरी की, उस इलाके की जमीनी हकीकत की जहां से ये महिला आती है। मैं आपको एक नंबर बताता हूं, 150। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। दरअसल पुलिस डेटा बताता है कि मंगोलपुरी इलाके में एक आम वीकेंड पर स्थानीय पुलिस को करीब 100 से 150 डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं। जी हां, सिर्फ एक वीकेंड में 150 कॉल्स। ये नंबर ही चीख कर बता रहा है कि सड़क पर होने वाले अपराध और सुरक्षा में चूक इस इलाके के लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक रूटीन प्रॉब्लम बन चुकी है। तो सवाल उठता है, इतनी कॉल्स आखिर आती क्यों हैं? देखिए, मंगोलपुरी बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है और साथ ही एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है। लेकिन यहाँ का जो बुनियादी ढांचा है ना, वो एकदम खस्ता हाल है। पार्कों की हालत खराब है। स्ट्रीट लाइट्स कब जलेंगी कब नहीं किसी को नहीं पता, और इसी वजह से रात में वहाँ डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं। पानी की सप्लाई तक का कोई ठिकाना नहीं है। कम्युनिटी रिसोर्सेज न के बराबर हैं। मतलब अर्बन प्लानिंग के नाम पर जो ये लापरवाही है ना, ये सीधे तौर पर अपराधियों के लिए एक मुफीद माहौल तैयार कर रही है। हम डेटा की बात तो कर लेते हैं, लेकिन इसका असली खामियाजा वहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। विजय कुमार, जो वहीं के एक निवासी हैं, उनकी ये बात सुनिए।
वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा तो अपराध है। जरा सोचिए, उन बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा जो रोज इस डर के साए में बड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ सड़क पर चलने वाली किसी महिला की सुरक्षा का मसला नहीं है, ये उस पूरे समाज की मेंटल हेल्थ का मसला है। तो सीधी सी बात यह है कि अपराध सिर्फ किसी क्रिमिनल के दिमाग की उपज नहीं होता। जब आपका बुनियादी ढांचा चरमरा जाता है, जब सड़कें अंधेरे में डूबी रहती हैं, तो वो अवसरवादी अपराधियों को एक खुला न्योता देती हैं। सिस्टम की ये नाकामी अनजाने में ही सही, लेकिन अपराधियों के लिए एक सेफ हाउस का काम करती है। तीसरा पहलू, आइए अब इस खतरे के पीछे का जो एक्चुअल डेटा है उसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अब जरा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2022 के डेटा पर नजर डालिए। पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जो राष्ट्रीय औसत दर है वो है 66.4 प्रति लाख। लेकिन क्या आप जानते हैं दिल्ली में ये दर क्या है? 144.4। बिल्कुल सही सुना आपने, नेशनल एवरेज से 2 गुने से भी ज्यादा। ये आंकड़ा अपने आप में साबित करता है कि दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में महिलाओं के लिए खतरे का लेवल बाकियों के मुकाबले कितना ज्यादा है। एक और चौंकाने वाला नंबर बताता हूं आपको, 51। 2022 के डेटा के हिसाब से पूरे भारत में हर 1 घंटे में, जी हां, हर 1 घंटे में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 51 शिकायतें दर्ज की गई। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ वो मामले हैं जो रजिस्टर हुए हैं। जो मामले डर या सामाजिक दबाव की वजह से कभी थाने तक पहुंच ही नहीं पाते, अगर उन्हें जोड़ दें तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि असल तस्वीर कितनी डरावनी होगी। लेकिन हाँ, अपराध का तरीका हर जगह एक जैसा नहीं है। एसपीआरएफ रिपोर्ट और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा बताता है कि लोकेशन के हिसाब से खतरे भी बदल जाते हैं। जैसे बड़े शहरों में आपको साइबर क्राइम, पब्लिक जगहों पर छेड़खानी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होने वाले हमले ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में घरेलू हिंसा का ग्राफ बहुत ऊपर है, लेकिन वही बात, बदनामी के डर से वहाँ मामले अक्सर छुपे ही रह जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं कि इन सिस्टमिक खामियों को आखिर दूर कैसे किया जाए। आप देखिए, कागजों पर तो हमारे पास बहुत कुछ है। नए कानून आ गए जैसे BNS 2023, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बन गए, सज़ा भी सख्त हो गई। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज भी बहुत से मामलों की तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती। कोर्ट्स में पेंडिंग केसों का पहाड़ खड़ा है। और सबसे ज्यादा निराश करने वाला आंकड़ा है 2022 का हमारा कन्विक्शन रेट, जो सिर्फ 27.8% है। मतलब कानून चाहे कितने भी सख्त हो जाएं, लेकिन अगर अपराधी को सजा ही नहीं मिलेगी तो लोगों का इस सिस्टम पर से भरोसा कैसे नहीं उठेगा। और बात सिर्फ कानूनों की नहीं है, हमारे सिस्टम में ही बहुत बड़े झोल हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो निर्भया फंड बनाया गया था उसका आज तक ठीक से इस्तेमाल ही नहीं हो पाया है। खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बात पॉइंट आउट की है कि दिल्ली के वन स्टॉप सेंटर्स में न तो प्रॉपर स्टाफ है और ना ही बेसिक फैसिलिटीज। ऊपर से पुलिस, अस्पताल और कोर्ट के बीच कोई तालमेल नहीं है, जिससे सर्वाइवर और ज्यादा अकेली पड़ जाती है। कुल मिलाकर हमारी पूरी अप्रोच रिएक्टिव है। मतलब जब कुछ बुरा हो जाता है तब हम डंडा लेकर दौड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही रोकने के लिए यानी प्रोएक्टिव होने पे हमारा कोई खास फोकस नहीं है। तो इस पूरी चर्चा के बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल हमारे और आपके सामने खड़ा होता है वो ये है, क्या सिर्फ घटना हो जाने के बाद नए कानून बना देना और सजा दे देना काफी है? क्या ये चीजें कभी भी उन अंधेरी सड़कों, उन खस्ताहाल पार्कों और बिना मॉनिटरिंग वाली प्राइवेट बसों में होने वाले अपराधों को रोक पाएंगी? शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपराधियों को पकड़ने की बात ना करें, बल्कि अपने शहरों को, अपने सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करें कि किसी भी अपराधी को वो मौका ही ना मिल पाए। क्योंकि असली हिफाजत सिर्फ फाइलों में नहीं होती। असली हिफाजत वो होती है जब रात के अंधेरे में भी कोई बिना डरे अपनी मंजिल तक पहुंच सके। सोचिएगा जरूर।